प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नई हुकूमत का क़याम अमल में आ रहा है। नई हुकूमत के लिए जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, वहीं पर एक जो सबसे आगे खड़ा हुआ चैलेंज है वो मुआशी चैलेंज है। अगर हम पिछले 6-8 महीने को देखें तो कुछ आशारिया मुस्बत भी हैं और कुछ चैलेंजेस कड़े भी हैं। और इस हुकूमत के पास जो अब अपना मुआशी प्लान बनाएगी, उसके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसका नाम है SIFC। अब ये SIFC जो है, इसके क़याम के बाद से कई हमें इशारे मुस्बत मिले हैं और इसी वजह से उम्मीद पैदा हुई है कि आइंदा भी जो हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसी बनाएगी उसको इस प्लेटफॉर्म से बहुत मुआवनत मिल सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि पिछले 6-8 महीने में इस जो SIFC है, इसके क़याम के बाद हुआ क्या है। देखिए, SIFC के क़याम के बाद बरामदात में 7.5% इजाफा हुआ है। वजारत खजाना की एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 से इसके पहले 6 माह में बरामदात की मालियत 14.2 अरब डॉलर थी, जो कि माली साल 2023-24 के इसी अरसे में बढ़कर 15.3 अरब डॉलर हो चुकी है। SIFC के क़याम के बाद FDI जो है, इसमें भी 34.8% इजाफा हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 34.8% इजाफा। SIFC के क़याम के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमाया इजाफा हुआ है। वजारत खजाना की एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के पास कुल 8.74 अरब डॉलर्स थे और 29 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 13.25 अरब डॉलर हो चुके थे। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2023 में गुज़श्ता बरस के इसी बरस के मुकाबले में FBR रेवेन्यू में 30.3% इजाफा हुआ है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2023 में गुज़श्ता बरस के इसी बरस के मुकाबले में नॉन टैक्स रेवेन्यू में 116.5% इजाफा हुआ है और 31 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर 305.5 रुपए का था, जो कि 13 फरवरी 2024 को कम होकर 279.31 रुपए का रह गया है। फिर अगर हम SIFC को देखते हैं तो इसके क़याम के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने सरमायाकारी के लिए 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया या इम्कान जाहिर किया, तो इससे यह इम्कान भी बढ़ा कि पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुकूमत के पास मौजूद है कि जिसकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाकर मुआशी बहरान से निकाल सकती है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ और आने वाले दिनों के चैलेंजेस, इसमें IMF भी शामिल है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि चैलेंजेस क्या हैं नई हुकूमत के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Asad bhai, we wish the new government all the best and especially for the people of Pakistan के अच्छा वक्त आए और कुछ इम्प्रूवमेंट के जो अभी आसार आपने सामने रखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, एक मैक्रो स्टेबिलिटी, वो उसको हम सीमेंट कर सकें और इस मुल्क को जिस भंवर में फंसा हुआ है इकोनॉमिक चैलेंजेस के, देखिए आने वाली हुकूमत के लिए एक तो ये रियलाइज़ करना है कि फंडामेंटल्स जो मुल्क के हैं, किसी सेक्टर में भी देखें, एनर्जी में देख लीजिए, ग्रोथ के देख लीजिए, FBR के देख लीजिए, ये तीन ही देख लीजिए, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनको ठीक करना है इन द मीडियम टर्म। इन द इमीडिएट आपको मालूम है कि इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की सूरत में है। इसकी आखिरी किस्त जो है वो आने वाली हुकूमत से निगोशिएट करके हमने लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही इसका एक इंपॉर्टेंट जुज कंप्लीट करना है इस वक्त की हुकूमत ने, और वो है कि गैस प्राइस की तब्दीली जो है वो कल शाम तक हमने नोटिफाई करनी है, बिकॉज ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। अगर हम ये सब काम कर लेते हैं और आने वाली हुकूमत एंड फरवरी या अर्ली मार्च में मेरा ख्याल है आएगा विजिट, उसको कंप्लीट करा ले, तो फिर एक नए प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है, एक नए प्रोग्राम के जो कॉन्टूर्स हैं, एक नए प्रोग्राम का जो फ्रेमवर्क है वो फंड के साथ तय करेगी। तो इस वक्त की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसको फर्दर तकवीत मिलेगी। जो रिजर्व्स 3 अरब डॉलर पे चले गए थे वो इस वक्त 8 अरब डॉलर से ऊपर हैं, जैसे आपने जिक्र किया, उनको और आगे ले जाने में, चाहे ये डेट फंडेड ही हैं, हम इस वक्त डेट लेकर ही अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर रहे हैं, हमें एक मदद मिलेगी। तो आने वाले उसमें तो इमीडिएट चैलेंज है। फिर ऑफ कोर्स जो बड़े चैलेंजेस हैं जो हुकूमत को मीट करने हैं, वो इसके बाद ये होगा कि बजट ऐसा बनाया जाए, जो इस वक्त बजट खसारा चल रहा है असद साहब, ये किसी तरह भी जो पाकिस्तान के लिए ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको रियलाइज करें। पाकिस्तान के टैक्स का निज़ाम, ज़रूर आपने सही कहा कि हमने 30% बढ़ा है टैक्स पिछले साल के मुताबिक, पर यह भी याद रखिए
कि ये नॉमिनल ग्रोथ तो 30% जो है वो इन्फ्लेशन से ही आ रही है। जब कीमतें ही 30% बढ़ जाएंगी तो आपकी ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन उस जमन में बढ़ती है। असल बात यह है कि ये देखिए कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 9% है। हमारे पास इस वक्त एनएफसी में हमने लिखा कि ये 15% होना चाहिए था, एफबीआर टैक्स टू जीडीपी, और ये 10 साल से स्टैग्नेंट है। तो असल चैलेंज यह है कि जो नया बजट हुकूमत प्रेजेंट करे उसमें वो ऐसे मेजर सामने रखे, और सब पार्टीज ने कहा है, फॉर एग्जांपल अगर पीएमएलएन लीड करने आ रही है इस वक्त की हुकूमत को, जैसा लग रहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसको 13% पे ले जाएंगे अगले 5 साल में। इसका मतलब है कि उनको 0.7% के करीब हर साल इसमें इजाफा करना पड़ेगा, कम अज कम ओवर द नॉमिनल ग्रोथ, यानी कि जो 30% ग्रोथ है उससे बढ़ के। सो क्या मेजर्स होंगे जो वो बजट में सामने रखेंगे? सो एक बहुत बड़ा चैलेंज मालियाती खसारे को इस में संभालने का। और दूसरा एक जिक्र और कर दूं कि एक्सपेंडिचर की रिफॉर्म जो है वो सामने रखना। ये टैक्स की चूंकि गुफ्तगू बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक आप कहें कि कॉमन बन गई है थीम कि जी पाकिस्तान को टैक्स कलेक्ट करना है, बात भी दुरुस्त है, पर एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म असद साहब इस पर प्रेसिडेंस ले रहा है ओवर टैक्स रिफॉर्म। जिस तरह पेंशन्स बढ़ रही हैं, डेट फाइनेंसिंग हमारी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ठीक करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज बन गया है। सो ये हैं आने वाली हुकूमत के चैलेंजेस इन द इमीडिएट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा गैस का आपने जिक्र किया कि कीमतें बढ़ानी है, 69% तक कीमतें बढ़ानी है, और इसके लिए 15 फरवरी की डेडलाइन है। तो ये तो होने जा ही रहा है ना आपके ख्याल में? ये तो यानी कोई इसका इम्कान ही नहीं है कि ये 69% कीमतें ना बढ़ें, और अगर 69% कीमतें गैस की बढ़ती हैं तो उसको तो फिर हमें तीसरी किस्त मिलेगी, और उसका क्या आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन उसके नतीजे में बढ़ सकती है? असद भाई, बात यह कि एक तो मैं इसकी डेप्थ में चला जाऊंगा ये कहने के बाद कि बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं हुकूमत वक्त को, इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट को, कि वो ये एक्शन ले और बहुत ही बुर्दबारी से और बहुत हिकमत से और हिम्मत वल्नरेबल सेगमेंट्स और हिम्मत से और अपनी ये जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनका ध्यान रखते हुए कि उन पे कम से कम पास किया जाए और बाकी सेगमेंट्स पे पास किया जाए। इंडस्ट्री को भी ध्यान से रखा जाए, बट कमर्शियल कनेक्शंस जो यूज होते हैं उनको बेशक बढ़ाया जाए, और एक बुर्दबारी से ये फैसला करके इसको कल शाम हमारे वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से पहले जो ओगरा ने इस वक्त प्राइस डिटर्मिनेशन की है उसको पास किया जाए। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है, ये एक हाई डिग्री की प्रॉमिस है जो आपने लिखकर आईएमएफ को दिया हुआ है। अगली ट्रांश डिफिकल्टी में आ जाएगी अगर ये काम नहीं करेंगे। प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आई रियली होप कि ईसीसी और जिस तरह हमारा मैकेनिज्म है, जैसे डिफरेंट फोरम्स पे इजाजत चाहिए होती है और फिर सर्कुलेशन में समरी मूव करके कैबिनेट की, इसको कीजिए, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली हुकूमत के लिए शायद बयान नहीं करूंगा। आने वाला प्रोग्राम आईएमएफ का जो है उसका डिजाइन जो है वो डिपेंड करेगा आप पे और आप पे सिर्फ इसलिए कि एक अच्छा होम ग्रोन प्लान, एक अच्छा होम ग्रोन प्लान मैक्रो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ठीक करने को, एनर्जी को ठीक करने को, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल यानी कि जो बुनियादी ढांचा है एनर्जी का, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, उनको ठीक करने का, और हमारा जो मॉनेटरी साइड है, ये पाकिस्तान की आवाम को भी शील्ड करेगा और हमें कंप्लीट करने में भी प्रोग्राम को मदद करेगा। इसके लिए खुदारा प्रोफेशनल सेटअप करें हर एरिया में जो वो आपको तजवीज़ पेश कर सकें। उन तजावीज़ की बेसिस पे एक प्लान बना लीजिए बिफोर यू सिट विद 12 PhDs who arrive from the IMF side. This is the most sincere advice that I can give to the government. इसलिए कि फिर ही हम ये बेंचमार्क्स अगले 3 साल में मुतहम्मिल होंगे कंप्लीशन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सवाल भी मैं ये करने वाला था, यानी ये तो तय है कि ये जो तीसरी किस्त मिलेगी ये मुकम्मल करने के बाद ये जो इंटरम प्रोग्राम था आपको एक फुल फ्लैज आईएमएफ प्रोग्राम में फौरन उतरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। असद साहब, जो मुल्क $25 अरब लगभग लेना चाहता हो अपनी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए इस साल भी और अगले 2 साल भी,
उसमें मल्टीलैटरल फ्लोज यानी कि वर्ल्ड बैंक ADB टाइप के, कमर्शियल यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं UAE के और जो हमारे बैंक्स हैं चाइना के जिनसे हम लेते हैं, बायलैटरल और फ्रेंडली कंट्रीज के रोल ओवर 10 से 12 अरब डॉलर हम हर साल चाहते हैं कि वो रोल ओवर करें। इन सब के लिए IMF की अम्ब्रेला जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हम अपनी क्रेडिबिलिटी पे इस वक्त, जबकि हमारी रेटिंग CCC के करीब चल रही हो, आप खुद सोच सकते हैं ना, आपका बेटा अगर CCC का ग्रेड लेके आएगा तो आप किसी ट्यूटर के पास तो उसको लेके जाएंगे। तो आप इसको इसी तरह समझ लीजिए कि इस वक्त CCC की रेटिंग है पाकिस्तान की, खुद नहीं जा सकेंगे ये फंड्स लेने के लिए। आपको IMF की एक रिफॉर्म अम्ब्रेला जो है वो तकवीयत देगी कि यू गेट टू दीज मनीज। सही है डॉक्टर साहब, SIFC के क़याम के बाद हमने देखा कि कई ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की और फौरी तौर पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इम्कान पैदा हुआ। आप इसको कितना, इससे कितनी उम्मीद वाबस्ता करेंगे और आप क्या समझते हैं कि इससे क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं, और क्या ये हमारी जो IMF वाली जो चीज़ है या IMF प्रोग्राम है उसका चले इन लॉन्गर रन, यानी अगले 3 साल के बाद ही सही, लेकिन आप देखते हैं कि ये कंपनसेट कर सकता है, या उसके बाद फिर हमें, यानी ये प्रोग्राम इतना अच्छा चले SIFC के थ्रू हमारे जो प्रोग्राम्स हैं कि हमें उसके बाद IMF की ज़रूरत ना पड़े? एक तो बात देखिए कि IMF से परमानेंटली ICU वार्ड के डॉक्टर से निकलने का तरीका तो यही है कि मुल्क की जहां जहां सर्जरी रिक्वायर्ड है, जिन जिन सेक्टर्स में वो की जाए। पाकिस्तान का जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं, जिसमें FDI एक बहुत बड़ा आंसर है, उसको लाने में मुल्क में मदद दी जाए। तो ऑब्वियसली SIFC का एक अहम किरदार है। ये एक वन विंडो फैसिलिटी ज़रूर एक्ट कर सकती है फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए। फिर इसका एक और किरदार है जो IMF के ज़िम्मन में मददगार साबित हो सकता है, वो है कि ये एक इस्टेब्लिश करती है कोऑपरेशन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, फेडरल एंड प्रोविंशियल, बिकॉज आप फास्ट ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, प्राइवेटाइजेशन को, और सारे सीनियर मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के भी, सिविलियन भी, फेडरल एंड प्रोविंशियल भी, और ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के भी वहां पे मौजूद होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के। एक चीज़ों को पुश किया जा सकता है। और फिर चूंकि ये फैसले जो हैं ये चैलेंज नहीं हो सकते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के यहाँ, जो कबाते हैं कि आप घबरा जाते हैं काम करते हुए, और कई दफ़ा डिफ़िकल्टी आती है, हमारी जो फेडरल एजेंसीज या फेडरल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कंफर्टेबली ये काम कर सकती हैं। ज़रूर यूज़ कीजिए इस फोरम को, बट साथ साथ हमेशा याद रखिए कि जो रेगुलेटरी गिलोटीन मुल्क को आसान बनाने के लिए है वो साथ साथ कीजिए। ये मैकेनिज़म्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो तरीका है वो अब भी वही है कि तंजीम नौ हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की साथ साथ करते जाइए, और 5-10 साल में वो जरूरत ही खत्म हो जाए इस कोऑर्डिनेशन की और इस इंप्लीमेंटेशन की, चीजें स्मूथ फंक्शन कर। आसान जबान में अब समझने के लिए आखिर में मुझे ये बताइए कि अगली हुकूमत को आते ही पहले 1, 2, 3 प्रायोरिटी पर जो काम करने चाहिए, तरजीही बुनियादों पर, वो 1, 2, 3 काम क्या होने चाहिए? नंबर 1 ये है कॉम्पिटेंट टीम अपने अंडर प्रोफेशनल्स की सेटअप करें हर इंपॉर्टेंट एरिया में, प्राइवेटाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी यानी बोथ गैस एंड पावर सेक्टर में, फाइनेंस में, और जो इस वक्त की सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको सप्लीमेंट करें इन चीज़ों से, सो दैट आप पॉलिसीज़ जो बनाएं वो नीचे से ऐसी बन के आएँ कि IMF को भी तकवीयत मिले और आपके लोगों को भी तकवीयत मिले। नंबर 2, IMF के नए प्रोग्राम का इजरा कीजिए फौरी तौर पे, और इसमें बिल्कुल इंतजार ना कीजिए। तीसरा, मेन इश्यूज में जाइए, NFC को देखिए, बजट को देखिए, जो आपके इमीडिएट मेन इश्यूज हैं, और उनको हल कीजिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट का फिस्कल फ्रेमवर्क टूटा हुआ है उसका रिपेयर का काम शुरू हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर खाका नजीब बता रहे थे कि कुछ जगहों पर होप्स भी हैं, कुछ जगहों पर डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, कहीं चैलेंजेस भी हैं, लेकिन 3 बुनियादी काम जो फौरी तौर पर हुकूमत को करने की ज़रूरत है वो क्या हैं, ये भी, इस पर भी डॉक्टर खाका नजीब ने अपनी राय का इजहार किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरत हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, खुशामदीद। सर, नई हुकूमत का क़याम अमल में आ गया, आपके ख्याल में बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस हुकूमत के लिए क्या हैं और किन चीज़ों को जहन में रखते हुए मुआशी पॉलिसी बनाना होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुआशी पॉलिसी तो एक बात की बात है, इमीडिएट चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जो हमारे हुकूमत के तकरीबन सब इंडिकेटर हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं, चाहे वो हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का हो, चाहे डेट टू जीडीपी का हो। तो आप इसके अलावा इन्फ्लेशन देख लें, इंटरेस्ट रेट देख लें। आई थिंक आते ही तो गवर्नमेंट को ये जो मैक्रो स्टेबलाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली चीज जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है आईएमएफ का, उसको कंप्लीट करें। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को एक अपना प्रोग्राम ऑफर करना पड़ेगा आईएमएफ को कि हम आपसे अगले 3 साल के लिए इन टर्म्स के ऊपर डील करना चाहते हैं। मेरी वरी ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ये मुश्किल हो जाता है और पार्टियों ने कोई ऐसा होमवर्क भी नहीं किया हुआ कि हम अपना प्रोग्राम दे सकें। अगर हम आईएमएफ की बनी बनाई रेसिपी लेंगे तो इकोनॉमी श्रिंक रहेगी, ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो डिमांड को कंप्रेस करते हैं। उनका एक फॉर्मूला है, अनलेस एंड अनटिल उनको ट्रस्ट आए कि ऐसी इकोनॉमिक टीम है जो कि इन रिफॉर्म्स को आगे ले जा सकती है। ये तो चैलेंज नंबर 1 है। चैलेंज नंबर 2 इस वक्त ये है कि लोग जो है खासतौर पे सफेद पोश, वो बिल्कुल इस वक्त दबे हुए हैं, उनकी कंजम्पशन पावर गिर चुकी है। तो आप किस तरह एलीट से कुछ पैसा रोक के, सब्सिडी रोक के आप उसको ट्रांसफर कैसे कर पाते हैं? तीसरा चैलेंज ये है कि इतनी बड़ी जब कोलिशन बनती है तो हुकूमत का साइज छोटा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हुकूमत का साइज छोटा नहीं करेंगे तो बजट का खसारा नहीं कम होगा, बजट का खसारा नहीं कम होगा तो इन्फ्लेशन नहीं कम होगी। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन एक क्रॉस कटिंग चैलेंज जिसको इंटरनेशनल इदारे बहुत केयरफुली देखते हैं वो ये है कि अगर ना सिर्फ कोलिशन सेंटर में है, अगर प्रोविंसेस में अलग-अलग आइडियोलॉजी की हुकूमत है और फ्रेगमेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन का काम या कन्वीनिंग का काम कौन करेगा? अगर आप पहले 6-8 माह में मार्केट को तसल्ली दे पाते हैं कि आपने इन चैलेंजेस को ग्रैस्प किया हुआ है, आपकी टीम ऐसी है जो ओल्ड स्कूल नहीं है, जिनको दुनिया की समझ है, फिर तो मार्केट्स और इंटरनेशनल इदारे रिस्पॉन्ड कर लेंगे। वरना आई एम अफ्रेड के बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल 6 माह में पैदा हो जाएगी। हारून साहब, आप ये कह रहे हैं कि काबीना का साइज छोटा होना हमारी मुआशी जरूरत भी है? जी एब्सोल्युटली। काबीना का साइज नहीं, मिनिस्ट्रियों का साइज। हमारे पास बे इंतहा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज फेडरेशन के लेवल पर ऐसे हैं जो रिडंडेंट हो चुके हैं 18वीं अमेंडमेंट के बाद। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स ने रिटायरमेंट के बाद अपने लिए हर जगह रेगुलेटरी एजेंसीज में, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऐसे ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जहां पर पाक हुए हुए हैं। ये खर्चा किसी भी तरह फेडरेशन जो कि कर्ज पे चल रही हो, जो तनख्वाहें ना दे पा रही हो, उनको किस तरह वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो कम से कम 30 से 40% फेडरल गवर्नमेंट का गैर जरूरी साइज कम करने की जरूरत है। इसी तरह डेवलपमेंट बजट जो है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चते हैं, सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, वो हमें प्राइवेट सेक्टर को पास करने की जरूरत है ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई एक्सपेंशन आए। जब सब कुछ सरकार करेगी और पैसा नहीं होगा तो प्रेशर्स सब इंक्रीज ही करेंगे। सही है। अच्छा हारून साहब, अगले आईएमएफ प्रोग्राम का आपने जिक्र किया। आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान की इस वक्त की जो मुआशी हालत है उसको जहन में रखते हुए आपको क्या लगता है कि यह सख्त तरीन शराइत पर हो सकता है? जी बिल्कुल सख्त शराइत पर होना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो शराइत हमें खुद डिफाइन करनी चाहिए। जहां जहां आईएमएफ प्रोग्राम कामयाब हुआ है वहां गवर्नमेंट ने, इवन इंक्लूडिंग श्रीलंका, अपना प्लान दिया है कि जी आप हम पे ये शराइत लगाइए, हम कमिट करते हैं कि ये रिफॉर्म करके दिखाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट को सियासी बनाए रखेंगे, फिर सब लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट करते हैं। किसी ने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में लोग भर्ती किए हुए हैं, कोई किसी को ठेके दे रहा है, कोई जो है ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई कैश ट्रांसफर सब्सिडीज देना चाहता है।
उनको जब तक आप निकाल के सियासत से इदारों को नहीं देंगे और इदारों को प्रोफेशनल हेड नहीं लगाएंगे, आपके लिए आईएमएफ से डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं 18 बरस जो है टेबल की दूसरी तरफ से डिफरेंट ममालिक से डील करता रहा हूं। जहां भी आईएमएफ के प्रोग्राम ने कामयाबी की है और ग्रोथ का रिवाइवल आया है, वहां पर एक डेडिकेटेड 24/7 समवट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक टीम ने होम ग्रोन प्रोग्राम बनाया है। अगर आप उनकी छपी छपाई रेसिपी ले लेते हैं, हमने 23 दफा करके देख लिया, वो पाकिस्तान में काम नहीं करती। सही है। अच्छा हारून साहब, मोटी बात यह है और आम आदमी के समझने की कि हमारी मुआशी हालत इसलिए पतली है कि हमारी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन अगर पैसे आने की उम्मीद पैदा हो जाती है, जैसे कि हमने देखा कि SIFC के जरिए हुआ और उसमें $25 अरब की सरमायाकारी का इम्कान पैदा हुआ, अगर ये अगली हुकूमत इसको अपनी अच्छी मुआशी हिकमत अमली से अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आप मंजरनामा क्या देखते हैं, कितना फर्क पड़ेगा? जी देखें, पैसों की दो जगह कमी है। एक कमी है कि सरकार अपने एक्सटर्नल और इंटरनल बिल नहीं पे कर पा रहा और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। तो एक तो गवर्नमेंट को जरूरत है, जो SIFC कर रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स, अगर वहां पे कोई डॉलर्स आ जाते हैं तो एक्सटर्नल उनकी फाइनेंसिंग थोड़ी ईज आउट हो जाती है। जहां तक असल पैसा, जहां लोगों को चाहिए कि नौकरी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, ऐसा सब, वो पैसा ऐसी पॉलिसियों से आएगा जहां पर प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड हो, इंडस्ट्रीज अपनी एक्सपेंशन कर पाए। इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर वो कैसे आएगा जब तक हम विनर्स पिक करके अपनी कोई पॉलिसी ना मुरतब कर पाए। देखिए, अवाम को रिलीफ प्राइवेट सेक्टर देगा, सरकार जो बिल नहीं पे कर पा रहा वो नौकरियां कहां से दे पाएगा। तो इसलिए मेरी तो सारे पॉलिटिशियंस को, उनको पसंद नहीं भी आता, उनको यही एडवाइस है कि आप ऐसा ड्रीम ना बेचें जो आपके पास बिल्कुल हो नहीं सकता। देखिए ना, ड्रीम बेचेंगे 6 माह में वो बैकफायर कर जाता है। तो हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसपे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी शुरू हो, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़नी शुरू हो, लोगों को नौकरियां मिले, फिर हुकूमत पे एतमाद बढ़ेगा। ये जो अभी पॉलिसियां हैं कि आप 4-5 क्रोनी बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्होंने आज तक कोई एक्सपोर्ट नहीं किया कंपेटिटिव तरीके से, वो अब टैक्स पेयर का पैसा वहां पर डालना, मैं सख्त टर्म यूज कर रहा हूं, वो काफी क्रिमिनल है। सही है। अच्छा हारून साहब, एक हमें नहीं मालूम कि इसहाक डार साहब ही वज़ीर ख़जाना होंगे या कोई और होगा, लेकिन इसहाक डार साहब की मुआशी पॉलिसियों से और उनकी मुआशी हिकमत अमली से हम वाकिफ़ हैं और कई मरतबा वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, तो हमें पता है कि वो रुपए को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर को काबू में रखने के लिए क्या करते हैं। अगरचे इस मरतबा वो नाकाम भी रहे और डॉलर उनके आने के बाद बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया, और हालांकि उनके जाने के बाद फिर नीचे आया, 280 रुपये पर आ गए। एक पॉलिसी उनकी हम जानते हैं, एक शौकत तरीन साहब की जानते हैं, फिर हफीज़ साहब भी जो हैं वो बीच में रहे। आप किस किस्म की पॉलिसी को आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, इसहाक डार साहब की पॉलिसी की या किसी और की? जी, पहली चीज तो यह है कि हमें समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत फर्क है। अनफॉर्चुनेटली जो आप जिनके नाम ले रहे हैं उन्होंने ज्यादातर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है कि रुपए को कंट्रोल कर लो, इनडायरेक्ट टैरिफ्स लगा के कुछ रेवेन्यू बढ़ा लो, सुपर टैक्स लगा दीजिए, ताकि आपके पास कुछ दिन को अपनी बुक ठीक करने को पैसे आ जाए। ये पॉलिसी नहीं है, ये ट्रांजैक्शंस है, ये डील्स है। जो पॉलिसी की सिमत है वो तो जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप पॉलिसी बनाएं कि आज से गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। आज से हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज नहीं चलाएंगे। आज से हम 5 सेक्टर्स जहां पर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है उनको सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे, ना कि ऐसे सेक्टर्स को जो हमसे सब्सिडी पे सब्सिडी लिए जा रहे हैं। शुगर है, ऑटो है, बहुत से हैं। ये पॉलिसी होती है, ऐसी पॉलिसी जहां नौजवानों को नौकरियां निकल सके और हम कल को एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव। ये पॉलिसी मेकिंग करना इकोनॉमिस्ट्स का काम है, सेक्टर स्पेशलिस्ट का काम है, ना अकाउंटेंट्स का काम है, ना बैंकर्स का काम है। अनफॉर्चुनेटली मुझे पार्टीज के अंदर कोई ऐसा थिंक टैंक या ऐसा ग्रुप नहीं नजर आ रहा जिनके पास ये इतनी एक्सपर्टीज हो कि मुझे एतमाद आए
कि वो इस तरफ हुकूमत को ले जा सकते हैं पॉलिसी को मुल्क की, जैसे ईस्ट एशिया ने किया है, कैम्बोडिया ने किया है, वियतनाम ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है। हमें इनसे सीख के या इनसे बंदे लेके ये बनानी है, लेकिन ये होल्ड नहीं हो पाएगी असद साहब। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमने सब कुछ बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और पॉलिटिसाइज कर दिया है। ये पॉलिसियां जब तक आप डेलीगेट नहीं करते हैं, ये जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के इदारे हैं, BOI है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, स्टेट बैंक है, FBR है, इवन प्लानिंग कमीशन है, इनको मिनिस्ट्रियों से निकालें, इनके ऊपर ऐसे लोग लगाएं जो उन पॉलिसीज को ना सिर्फ बना पाए बल्कि इंप्लीमेंट कर पाए। उनको 5 साल के टारगेट्स दें, फिर मार्केट्स में, बायलैटरल पार्टनर्स में, चीन में, सऊदी अरब में, IMF में एतमाद बढ़ना शुरू। ये पॉलिटिक्स तो स्टेबल नहीं होने लगी जो मैं देख रहा हूं। अगर ऐसे ही रहेगी तो आप पे लोग लॉन्ग टर्म पोजीशन क्यों लेंगे? सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज द चैलेंज फॉर पॉलिटिकल एलीट कि वो इस पे सोचें। सही है। अरुण साहब, आपके ख्याल में, आपने स्टेट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात की है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की भी बात हुई, कौन से इदारों की फौरी तौर पर निजकारी की जरूरत है पाकिस्तान को, और वो तैयार भी है निजकारी के लिए? जी देखिए, पहला फैसला तो सियासी ये करना है कि आज से हुकूमत ने कारोबार नहीं करना। जब हम ये फैसला कर लेते हैं, फिर आप बहुत दफा लिस्टें बन चुकी हैं। अगर मैं होता हेल्म ऑफ अफेयर्स में तो मैं पहले प्रॉफिटेबल कंपनीज को बेचता ताकि गवर्नमेंट को ना सिर्फ 4 पैसे मिलते बल्कि उनके लिए खरीदार भी मार्केट में मौजूद है। ये जो लॉस मेकिंग, पहले आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उनको लॉस मेकिंग बनाते हैं, फिर आप जान छुड़ाने के लिए फैमिली सिल्वर की तरह बेचने की कोशिश करते हैं, ना बायर मिलता है ना गवर्नमेंट को कोई पैसा मिलता है। मैं 5-7 ऐसी कंपनियों में डिसइन्वेस्ट करता जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, जो मुनाफा कमा रही हैं, उनके शेयर्स ऑफलोड करता। वो आसान भी हैं, इन्वेस्टर को एतमाद भी है। ये जो सऊदी और कतरी और UAE के फंड्स हैं वो भी ऐसे में पैसा डालने पे तैयार हो जाते। ताकि पहला सवाल तो ये है कि आपने इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना कैसे है। अगर आप इन्वेस्टर को ऐसी मुश्किल डील्स देंगे जहां उनको एतबार ना आ रहा और कंपनियां बिल्कुल डूबी हो, कोई ना उनकी बैलेंस शीट बनी हो, ना अकाउंट ऑडिट हो। PIA और स्टील मिल से पहले भी कुछ कंपनीज को बेच देना। एब्सोल्युटली। देखें, PIA, स्टील मिल और रेलवे हमारे 3 वाइट एलिफेंट हैं। उनको आपको टुकड़ों में करना है, सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, उनके एसेट्स की इन्वेंट्री बना, वो एक लंबा काम है। शुरू जरूर करें, लेकिन आप एतमाद में देने के लिए कुछ इदारे जो बिल्कुल आपके पास, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, उसको मार्केट में तो डालें ताकि आपकी इंटेंट क्लियर हो सके। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अशफाक तौला साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो उनके सामने भी ये सवाल रखते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात क्या हैं, उम्मीदें कहाँ कहाँ पर वाबस्ता की जा सकती हैं, निजकारी के लिए हुकूमत को क्या करना है। तो एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशियात अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। अशफाक तौला साहब, आप कैसे देख रहे हैं, नई हुकूमत फॉर्म हो गई, तकरीबन हो गई, आप चलें आइंदा चंद दिन में हो जाएगी, नई हुकूमत के लिए आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं और रे ऑफ होप आपको कहां दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली देखिए, चैलेंजेस आर वेरी मच नोन। कोई अननोन चैलेंजेस इस वक्त तक मेरे ये नहीं, कोई सरप्राइज बैग नहीं है इनके पास। सबसे बड़ा चैलेंज आपका है, जो देखा आपने, करंट अकाउंट डेफिसिट का है। आप देख रहे हैं इस मरतबा भी आपने इतना रोकते हुए, इंपोर्ट को रोक के भी आपने करंट अकाउंट डेफिसिट देखा है 831 बिलियन का फर्स्ट हाफ में। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज इनको होगा वो होगा जो टैरिफ में एडजस्टमेंट करना है इनको। इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में एडजस्टमेंट करनी है, गैस के टैरिफ में एडजस्टमेंट करनी है, और उसकी वजह से जो महंगाई होनी है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, जो IMF का नया प्रोग्राम आपने नेगोशिएट करना है, वो जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगले 2 सालों तक अगर आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं
तो आपके रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो बड़ा चैलेंज आपको नजर आएगा वो ये आएगा कि आपको इन्फ्लेशन इन सब के होते हुए कैसे रोक सकते हैं, और इन्फ्लेशन को रोकते रोकते आप अपना फिस्कल डेफिसिट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को मिलेंगे। और मेरे नज़दीक जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मेरा ख्याल है एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि इनके लिए चैलेंजेस नोन है। अच्छा, अगर माशी टीम कोई अच्छी आई जिनको पता होगा कि चैलेंजेस से कैसे आपको निपटना है तो ठीक है। अगर हम तजर्बात में गए और जैसे ये केयर टेकर सेटअप में हमने बिल्कुल 6-7 महीने खो दिए, कुछ नहीं किया बल्कि हम रिवर्स साइड पे आए, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे लिए मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। ये आप देखें, आपकी इस वक्त करेंसी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से 240-250 के बीच में है, और अगर आप 30 रुपए अगर अभी भी अपनी करेंसी को आपने ओवर वैल्यू रखा है तो आप उसका बेनिफिट सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए लेना चाह रहे हो या IMF को खुश करना चाह रहे हो, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये चीजों को आपको रियल टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो आने वाली महंगाई में आपको इसको मिटिगेट कर सकेंगे फैक्टर। सही है। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। टैक्स रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है, मैं समझता हूँ इसके इम्पैक्ट कोई पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो जो भी नई हुकूमत आएगी उनको बड़ा सोच समझ के टैक्स रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और जिस तरीके से आपको टैक्सेशन के नए सोर्सेज लाने पड़ेंगे उनको भी देखना पड़ेगा। रिफॉर्म्स रिपोर्ट तैयार है, 25 खरब के नए टैक्स तैयार है। मेरा ख्याल है टाइम जाया किया 6-7 महीने इस केयर टेकर सेटअप ने, उनकी नाअहली की वजह से बिल्कुल रुक गई, और आखिरी दिनों में वो पता नहीं अपना एक लूला लंगड़ा फॉर्मूला ले आए जिस तरीके से उन्होंने किया। इस तरीके से सर्कुलर डेट का प्लान हमारा तैयार पड़ा हुआ था। उस वक्त आखिरी दिनों में हमने कोशिश किया IMF को समझाने की। अब 6 महीने के बाद एक और नया प्लान लेके आ गए वो मेरा ख्याल है वो भी IMF ने मना कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा कि जी उसमें काफी आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी पड़ेगी। जो हमारा प्लान था उसमें एक तरफ सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू थे, तो वो रेवेन्यू न्यूट्रल था। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर शाहिद साहब, आप एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम IMF का ऑलरेडी चल रहा है, इसकी तीसरी किस्त लेने के लिए 69% गैस की कीमतों में कल रात तक हमने इजाफा करना है अगर हमें तीसरी किस्त चाहिए, और उसके बाद फिर नए प्रोग्राम में जाना है, उसकी शराइत भी सख्त हो सकती हैं। आपके ख्याल में किस तरह का प्लान, यानी पाकिस्तान को ज़ाहिर IMF में जाना तो है, ये सबका इस पर इत्तफाक है, लेकिन किन शराइत के साथ जाना होगा? नुकता एक और है, और वो ये है कि हमें IMF से सख्त शराइत पर कर्जा मिल जाता है, आलमी इदारों से मिल जाता है, दोस्त ममालिक से मिल जाता है। उसके बावजूद भी कैलेंडर ईयर 2024 में जो पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों और वाजबात की अदायगी करनी है वो नहीं कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप के लिए हमें या तो जो बायलैटरल कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग करानी पड़ेगी, जो कि एक बहुत संगीन मामला है, या परेशान कुन सरमायाकारी जिस हमारे लिए नुकसानदेह हो वो हासिल करना होगा। क्योंकि तमाम कर्जों के बावजूद 2024 कैलेंडर ईयर में हम अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते अपने वसाइल से और इन कर्जों से। ये है सबसे बड़ा चैलेंज। फिर आप अवाम को भी तो ज़रा सोचें। देखिए, इस वक्त श्रीलंका में महंगाई है 4%, भारत में 6%, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 27% है। अब आप ये चाहते हैं कुछ और शराइत ला के इसको बढ़ा दें, मगर एक और मसला आता है, ये जमहूरियत और मंशूर क्या चीज़ है मुझे बताया तो जाए। और आइन क्या है? आइन में ये लिखा है 25 अलिफ के 5 साल से 16 साल के हर बच्चे को लाजमन मुफ्त तालीम देनी है, और इनके मंशूरों में भी है कि हम इन 5 वर्षों में हर एक को लाजमी तालीम देंगे। क्या किसी को ये पता है कि 26 मिलियन बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे? तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी तादाद भी इतनी है। इसका मतलब ये है कि 4,77,000 अगर प्राइमरी टीचर्स हैं तो आप 4,77,000 को आपने टीचर्स को अपॉइंट करना है। 2,60,000 अगर प्राइमरी स्कूल हैं तो इतने स्कूल बनाने हैं, और आप तालीम का बजट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2009 से वायदा किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और जो है PMLN ने 2013 तक PML भी कहती रही कि हम GDP का 7% करेंगे। ये तो 2% भी नहीं कर रहे। इसी तरह से सेहत का मसला है, तालीम और सेहत में हम 9,000 अरब रुपया सालाना कम खर्च कर रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है।
सवाल ये पैदा होता है कि फिर आवाम के लिए क्या है जब महंगाई 4%, श्रीलंका हमारी 29%। तीसरा बड़ा मसला ये है कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी हैं। तो आप 111(4) के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इधर से उधर से जाली रेमिटेंसेज अरेंज करते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये तो FATF आपको पकड़ लेगा। दूसरी बात ये थी कि दहशतगर्दी की वारदातें रोजाना हो रही हैं। मगर जो एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि टैक्सों की मद में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बजट पिछले साल के में नहीं कहा गया था कि 3000 अरब रुपए की सालाना टैक्सों की चोरी हो रही, हम ये वसूल करेंगे। निगरानी भी वसूल नहीं की, अब ये रकम 4000 है, वो आप वसूल नहीं करना चाहते। जो असासे चोरी के पाकिस्तान में है, जिसके लिए कानून मौजूद है, वो कानून से इनराफ हो रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमें खुदकशी नहीं करनी तो SIFC की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी नई हुकूमत से पहले। उसमें तीनों पार्टियों के वफाकी और सूबाई में जो इलेक्ट हुए हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो और उनसे ये कहा जाए कि जनाब ये आपका मंशूर है, उसमें मैंने जो बातें की उनके मंशूर में लिखी हुई है तीनों से, उनको ये कहा जाए कि आप इस पर एग्री करके इसको कानूनी शक्ल दे दें। अगर इन इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी तो ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन होगा। ये तो बहुत ही जबरदस्त तजवीज आपने दी है कि आप कह रहे हैं कि SIFC की मीटिंग बुलाई जाए और तमाम पार्टी से जो कि हुकूमत में आने जा रही हैं उनसे कहा जाए कि अपने अपने मंशूर के मुताबिक इस पर अमल दरामद करें। तो ये तोला साहब आप कैसे देखते हैं ये एजुकेशन स्कूलों से बाहर बहुत अहम निकात की तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया है। साथ ही साथ निजकारी पर अभी मैं बात कर रहा था, हारून शरीफ साहब भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी जो खसारे में इदारे हैं वो तो बेचने ही बेचने हैं, लेकिन जो प्रॉफिट में है हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, उसकी निजकारी पे भी फोकस करें। तोला साहब आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो खुद प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे रहा। 6 साल पहले जो मैंने या प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे फार्मूला दिया था PIA का, आज भी इस केयर टेकर सेटअप ने वही बात की। जो चीज हमने डिस्कोर्स के लिए कही थी आज भी वही बातें आ रही हैं। तो हम तो घूम फिर के दुनिया गोल की तरह चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। और स्टील मिल, कल मुझे बड़ा निहायती अफसोस हो रहा था कि एक साबिका चेयरमैन बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे कि जी के मुल्क किस तरीके से आज़ाद होगा और क्या होगा। उनके दौर में उनकी एप्लीकेशन पे ये प्राइवेटाइजेशन हुई स्टील मिल को रोक दिया गया। उसकी वजह से हम 400-500 अरब रुपए हमने जाया किए। उसका जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या बात करेंगे? बड़े माजरत के साथ, मैं मेरे बड़े सीनियर हैं शाहिद साहब, ये कर्जे जो 24 अरब आप दिखा रहे हैं ना, इससे पहले भी 20, 22 और 28 अरब भी दे चुके हैं। और ये रोल ओवर हो जाते हैं, G2G गवर्नमेंट के होते हैं नॉर्मली, ये रोल ओवर हो जाते हैं। आपको मेन मसला होता है कमर्शियल। इस मरतबा को इतना बड़ा कमर्शियल कर्जा आपका नहीं हो रहा, तो आप फिक्र ना करें, इतना इंशाल्लाह पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें SIFC और आप ये इनकी बात करें, आप मुझे कोई एक पार्टी बता दें, कोई एक पार्टी बता दें जिसने थिंक थ्रू करके इकोनॉमिक मॉडल बना के अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू उन्होंने ये बनाया हुआ कि ये हमारा सर्वाइवल प्लान है। कोई एक पार्टी मुझे बता दें कि जो जाके SIFC में कहेगा कि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिसके तहत हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट निकल आएगी, मैं प्लान बना रहा हूं, मैं दे के आऊंगा SIFC को कि ये प्लान है, आप जिसके तहत जाके करें काम। और आपको ये हैरानी होगी, आपको हैरानी होगी कि आपकी 3-4 चीजें ऐसी हैं। आपकी एग्रीकल्चर की इस वक्त 23% आपकी GDP की कंट्रीब्यूशन है। 9 मिलियन हेक्टेयर आप बेचने जा रहे थे, लोग आपकी ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट नहीं किया SIFC को, उनके डिसीजन मेकिंग को सही तरीके से करने नहीं दिया। और हम जब बात करते हैं कि जी सियासतदान या जो बाकी लोग हैं वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, तो क्या आपने देखा नहीं है यहाँ पर कि जो केयर टेकर सेटअप में भी कॉन्फ्लिक्टेड लोग बैठे हुए थे, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। सही कि कैसे ये कैसे थोड़ा सा SIFC की जो आप बात कर रहे हैं, आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, SIFC में मगर पोटेंशियल तो बहुत हमें दिखाई देता है। और फिर इन्वेस्टमेंट को, मतलब आप जब फैसिलिटेट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को और 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के इम्कानात पैदा हो गए, तो आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही हैं इससे कि चलें किसी हद तक कंट्रीब्यूट करेगा अगर हमारे पास ये सरमायाकारी आ जाती है तो मईशत में? लेकिन सबसे पहली बात तो ये SIFC बनाने वाले ही हम लोग थे। बिल्कुल। ये आप ये बात याद रखिएगा कि PDM की गवर्नमेंट ने बनाई थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक हिस्सा था। बिल्कुल। तो हमने ये सारी चीजें बनाई थी, ये 6-7 महीने तो जाया हो गए क्यों? कुछ नहीं किया, मार्केटेबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ टीवी पे आके इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होता। मेन बात ये, आप प्रैक्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट है जिनको इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट, उनको ले जाके हमें बिठाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट ले जाके सेल करनी पड़ेगी
ये बातों से, जमा खर्च से कुछ नहीं होता। हम ये कह देते हैं ना कि जी बड़े साफ सुथरे लोग थे, तो भाई साफ सुथरों से क्या मतलब है आपका? जहां लोगों को कंफ्लिक्ट होता है वहां तो आप हाईलाइट नहीं करते हो जी। भाई। आप मुझे बताएं, कल एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जी आप गैस के टैरिफ बढ़ाएं, तो एक तरफ से आ जाता है कि जी कैप्टिव पावर में हम नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ने देंगे जनाब? आप क्या प्रॉफिट नहीं कमाते? टैक्स रिफॉर्म्स पे जब हम चीजें लेके आते हैं तो क्या जिनके स्टेक्स होते हैं वो रुकवा नहीं देते? वो रिफॉर्म्स को क्यों रुकवा देते हैं? तो आप ये भी सोचना पड़ेगा कि इस आवाम को ये भी सोचना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों के स्टेक्स हैं उन लोगों से भी हमें निपटना पड़ेगा और उनको भी कहना पड़ेगा। ये कोई धमकी ना दे पाकिस्तान में कि जी मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा या मेरी रेड लाइन है या ग्रीन लाइन है। सर, आपको अक्रॉस द बोर्ड आपको इक्विटी के साथ लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, इक्विटी के साथ अपनी इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा। बगैर इक्विटी के कोई काम नहीं चलेगा अब आपका। तो ये नई गवर्नमेंट आएगी, जो भी SIFC में बैठेगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं जो गवर्नमेंट में होगा उसको सबसे ज्यादा फिक्र होगी। और आप देख लीजिएगा, यही प्राइवेटाइजेशन करने जाएंगे तो वही ऑपोजिशन खड़ी होगी और ये हड़तालें और ये धरने हो जाएंगे शुरू। और जब ये हुकूमत में होते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये कि चले 2-3 बड़ी पार्टीज तो वैसे ही हुकूमत में आ रही हैं, और दूसरा ये कि जो अपोजिशन में भी बैठ रही है उनका भी निजकारी का मंसूबा और प्लान तो था, उस पर काम भी किया था जब वो हुकूमत में थे। तो इसका ये नहीं किया था। मैं मेंबर था बोर्ड का, असदुल्ला साहब, हमें जो प्लान A और B और C कर दिया गया था, आपको ये मालूम नहीं है, वो एक इतनी बड़ी मेहनत थी मोहम्मद जुबैर एंड टीम की जिसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया था। वो हमने सारी ड्यू डिलिजेंसेस कर ली थी, PIA की ड्यू डिलिजेंस तैयार थी, स्टील मिल तैयार था, सारे डिस्कोस तैयार थे। हम तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज रहे थे जब रोका गया, जब हड़तालें हुई, जब रोका गया। सही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन तोला साहब शायद वो कर नहीं सके, लेकिन वो निजकारी के मुखालिफ भी नहीं थे। वो समझते थे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की बात कर रहा हूँ, समझते थे कि निजकारी होनी चाहिए, कर नहीं सके, अलग बात है। नहीं सर, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कोई 8-10 प्रपोजल लेके आए थे और वो वाले थे कि जो नॉन स्टार्टर थे कि जी गवर्नमेंट की जमीनें हैं, अच्छा, वो बेच दीजिए, कन्वेंशन सेंटर बेच दीजिए। ये कोई थोड़ी चीजें बेचने की थी, असल बेचने की तो PIA थी, असल बेचना था आपको तो स्टील मिल बेचनी थी। वो क्यों नहीं, ये जो लॉस मेकिंग थी वो क्यों नहीं बेची गई? हम तो कहते थक गए। एक फिर नई एक कमेटी बन जाती थी कि जी PIA बेचनी है तो सुपरा कमेटी बन जाएगी जिसमें 2-4 लाडले डाल दिए गए थे कि जी ये लाडले देखेंगे तो इसका आपका हमारा क्या इंटरेस्ट है। डिस्कोस के ऊपर हमने कहा था कि जी 10 डिस्कोस हैं, आप 5 सेट बना दीजिए, एक अच्छी एक खराब, और आप ओपन बिडिंग से कर दीजिए कि जी क्या आप 10 साल तक चलाएं, गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं डालेगी। कम से कम आप 700-800 अरब तो बचा लेते अपने यार। सही है, ये क्यों अमल कर रहे? बिल्कुल ठीक है, ये इंटेंशन नहीं थी, पता है मुझे क्या प्राइवेटाइज हुआ है। बिल्कुल ठीक है। चलिए इस पर डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है? एक तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर अब कितना ये संजीदा मामला है और कितना जरूरी है, और इकोनॉमिक रोड मैप क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, पहले एक बुनियादी बात मैं आपको बता दूं, अशराफिया की मईशत की बात है। मैं मिसाल का प्रॉपर्टी ले लीजिए, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, और ये काम डिप्टी कमिश्नर का है कि वो उसको मार्केट वैल्यू के बराबर कर सकता है। और तीनों पार्टियों ने ये कहा था कि हम इसको मार्केट वैल्यू पे लाएंगे, और PTI ने तो ये कहा था कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम नेशनलाइज कर लेंगे। वो DC जो काम कर सकता है वो 10 साल से किसी एक ने भी नहीं किया। ये है वो अशराफिया की मईशत जिसको आपको तोड़ना है, नंबर 1। ये दूसरी बात ये थी कि अभी भारत ने 13,000 अरब रुपया मुख्तस किए हैं फूड और फर्टिलाइजर की सब्सिडी देने के लिए, और हमारे यहाँ महंगा ग्रोथ रेट उनका जो है उसका 1/3, महंगाई 5 गुना, और हम सब्सिडी वापस ले रहे हैं। नंबर 2, तीसरी बात जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है, कि जहां पर कमर्शियल बैंक, तिजारती बैंक हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो सनत तिजारत ज़रात के लिए नहीं दे रहे। ये तो आग से खेलना है। इसीलिए आपने देखा कि जो अमेरिकन और फॉरेन बैंक से वो चले गए। अगर कल को IMF और वर्ल्ड बैंक ये कहते हैं कि जनाब ये जो आपने हुकूमत को कर्जे दे दिए ये तो कंट्री रिस्क है, और ये तो आप इसकी तो रीप्रोफाइलिंग करें, क्योंकि आप तो इसका सूद ही अदा नहीं कर सकते, तो आपका तो पूरा बैंकिंग निज़ाम, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक सब मिल जाएंगे। ये बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। 21,000 अरब रुपए दिए कमर्शियल बैंकों ने हुकूमत को, और 12,000 दिए 24 करोड़ अवाम के अरब रुपया जो है 24 करोड़ में के जो सनत और तिजारत के लिए। ये कमर्शियल बैंक कौन से हैं?
एक अच्छी भली आपकी फर्स्ट वीमेन बैंक है, 54% उनकी आबादी है। आप ये करते कि उनकी 300 शाखें खोलें और उसको औरतों को जो है वहां लेकर आए, वो तो वहां से कर्जे दें, माइक्रो फाइनेंस, वो भी आप नहीं कर रहे। दूसरी बात जो मैं चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपने आपकी टैक्सों की वसूली अगले साल भी एनएफसी अवार्ड से पैसा देने के बाद सूद और दफा नहीं करेगी तो ये मुल्क कैसे चलेगा? निष्कारी से कितनी बड़ी रकम आ जाएगी। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं अशफाक थोड़ा साहब ये आप आखिर में बता दीजिए कि आपके ख्याल में फाइनली रोड मैप, जो बेसिक रोड मैप है वो क्या होना चाहिए और करने के 2-3 काम बुनियादी जो है सबसे पहले वो हुकूमत के लिए क्या है? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की सिर्फ एक बात से बड़े आजिज़ाना तौर पे मैं थोड़ी मुखालफत करूंगा कि श्रीलंका में जो 4% है ना, वो इस वजह से है कि उनकी सारी एडजस्टमेंट लास्ट ईयर हो चुकी थी, जो भी इनकी महंगाई करनी थी, जो भी एडजस्टमेंट लेने थे। तो वो अब जो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तजर्बा है, इसलिए सिर्फ आप उसको 4%, 2% भी हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो उसमें उसको इतना बड़ा हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। हमारी प्राइस एडजस्टमेंट अभी तक जारी है और अगले 2 साल तक जारी रहेगी, तो हमारा इन्फ्लेशन यही रहेगा। उसमें आप ये इसको कोई कंपैरिजन कोई हो नहीं सकता। सबसे पहले आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को देखना है आपका, कि करंट अकाउंट डेफिसिट आप कैसे कर सकेंगे। आप एग्रीकल्चर की आपकी जो 23% की जो उस वक्त है, उसको आप 30% लेके जाएं जीडीपी को। आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकल सकता है वीट में, कॉटन में आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, फाइनर काउंट का कॉटन आप मंगा सकते हैं और कोर्सर काउंट का कॉटन जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो आप उसको स्क्वायर करें। राइस में अब आप ट्रू वैल्यू लेना शुरू हो गए, मेज की प्रोडक्शन आपकी ठीक हो रही है, लाइव स्टॉक पे आपको तवज्जो देनी है। अगर ये 3-4 चीजें आप मिला लें, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो SIFC कर रही है, अगर उसको आप सही से इंप्लीमेंट कर लें तो मैं समझता हूं आपकी जीडीपी 30% पे पहुंच सकती है एग्रीकल्चर की, और कंसिक्वेंटली आपका एक करंट अकाउंट सरप्लस आ सकता है। इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा आपको काम करना पड़ेगा कि आपको इसकी वजह से IMF की जो शर्तें कम एग्री करवानी पड़ेंगी और इन्फ्लेशन नीचे लाके आपको अपना फिस्कल डेफिसिट कम 1 परसेंटेज पॉइंट पे 400 अरब रुपए का आपका ये जो इंटरेस्ट डेट सर्विसिंग है ना वो होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा। तो 400 बिलियन पे अगर आप 5% कम कर देते तो 2 ट्रिलियन यानी कि 2000 अरब आप कम कर सकते हो। तीसरा, टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट तैयार है जिसमें 25 खरब यानी 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस पड़े हुए हैं, जो अशराफिया की बात करें ना उनके ऊपर। तो इन ऑल अगर हम इन 3 चीजों को देख लें और सही मानों में मिनोअन इस पे काम करें तो 1.5 साल के अंदर आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो के 5 बिल्कुल ठीक है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये एक रोड मैप हमारे पास मौजूद है जिस पर अमल दरामद हो सकता है। बहुत शुक्रिया, और प्लान तैयार है। बहुत शुक्रिया अशफाक तुल्ला साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।